दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। तो जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज की जो टैग लाइन दिया हूं वो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नाम नरेंद्र, बातें बवंडर और काम केवल और केवल सरेंडर। ये किसी और की बातें नहीं कर रहा हूं मैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय बख्तावर खिलजी जी का ये कारनामे हैं जो आपके सामने मैंने रखा। बहुत शॉर्ट में छोटी सी बातें आपको बताएंगे। हालांकि कोई लंबा लाइव चलाने का इरादा नहीं था और न ही पहले आप लोगों को इस विषय में जानकारी थी। अभी आप लोगों ने दो तीन चीजों का बड़ा बवंडर सुना होगा और इसी बवंडर के बीच में बहुत सारी चीजें सरेंडर हो गई। खास करके बात करूं तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो मुख्य एजेंडा है वो है बैंकिंग कर्ज को लेकर। तो इसी सिलसिले में बात को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के सामने कुछ हाल के दिनों में हुए घटनाक्रम के तहत आप सभी को बताने का और समझाने का प्रयास करना। अभी आप लोगों ने देखा कि पिछले कुछ टाइम से आप लोगों के दिमाग में तीन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा बवंडर तैयार किया गया। अब आपको मैं बताता हूं बवंडर और सरेंडर के बीच की कड़ी क्या है। एक्चुअली पहले आप लोगों ने देखा कि औरंगजेब को लेकर के आप लोगों को कंफ्यूज किया गया। आप औरंगजेब, बाबर, पता नहीं कितने मुगलों का नाम ले लेकर के आप लोगों के सामने बहुत सारी तथ्यवर बातें आते गई और इसके बीच में क्या हुआ आप सभी को पता है। लगभग अगर मैं कहूं तो हर सनातनी, हर हिंदू की कब्र खोदी जा चुकी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आप लोग भी इसको स्वीकार करेंगे कि हाँ, कब्र वाकई खोदी जा चुकी। क्योंकि पहले तो आपको दिग्भ्रमित किया गया इस सिलसिले को लेकर के, औरंगजेब की कब्र तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद आप लोगों के सामने एक नया एजेंडा ला के खड़ा किया गया जो काफी दिन से चर्चित मामला था, वक्फ बिल को लेकर। और वक्फ बिल पे राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी हो गए, यानी आज से वो कानून का रूप धारण कर लिया। हमारे देश में एक कानून भी बन गया। अब इन दोनों बवंडरों के बीच में मुद्दे की बात पे अगर आए तो बैंकों ने सरेंडर कर दी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बैंकों ने सरेंडर कर। क्योंकि हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति केंद्रीय बैंक के कर्ज रूपी दलदल में फंसा हुआ है और जो कर्ज रूपी दलदल में फंसा हुआ है उसका यहां तक आलम हो गया है कि वह व्यक्ति विशेष अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए बैंक से सवाल जवाब भी नहीं कर सकता। क्योंकि ये एक तुगलकी फरमान जो सरफेसी एक्ट के तहत कार्य करता है, उसमें तहसीलदार और पुलिस, इनकी भूमिकाएं बड़ी संदिग्ध होती।
संदिग्ध क्यों होती हैं यह भी आपको बताता हूं। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तहसीलदार और पटवारी का काम होता है, जो तहसीलदार, मामलतदार, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं, उनका काम होता है कि जो पटवारी कानून वो जिस प्रॉपर्टी के लेकर के बैंक सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए जाती है, उस प्रॉपर्टी को सर्टिफाइड करना। ऐसा नहीं कि लोन कर्ज रामलाल ने लिया है और श्यामलाल के घर पे ताला लग जाए। उनका काम सिर्फ इतना होता है। और तहसीलदार ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हैसियत से जाता है, वो सिर्फ ये देखता है कि यहाँ पे कोई दंगा फसाद या इस तरीके से काम ना हो जाए कि लोग फंस जाएं और जान माल की क्षति हो। पुलिस इसलिए रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, एक दूसरे पर किसी तरह का हमला ना। लेकिन यहाँ इस सारी चीजों को धता बता दिया जाता है। धता ऐसे बताया जाता है कि जब व्यक्ति विरोध करता है, मोस्टली वही विरोध करता है जो दुखी होता है, क्योंकि एनबीएफसी और फाइनेंस कंपनियां जितनी हैं, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंस कंपनियां जितनी हैं, ये क्या करती हैं, इनका एक रूटीन होता है, ये पे सर्विस लेती है। और यदि कर्जदार किसी तरीके से नोटिस या कोई सवाल जवाब करता है, तो बैंक उसको जवाब वगैरह देना उचित नहीं समझता। वो कैसा भी जवाब हो, चाहे जो भी व्यक्ति कर्ज लेता है, तो वो अपने कर्ज के संबंधित जितनी भी बातें जानना चाहता है, उसका अधिकार है। वो अपने अधिकार के तहत पूछ सकता है, सवाल जवाब कर सकता है। ऐसा नहीं कि वह सवाल जवाब नहीं करता या न करे, उसके लिए उसके बाउंडेशन है, कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरबीआई भी कहती है कि जब तक किसी तरह का कोई इस तरीके का नोटिस या वाद विवाद बैंक में और कंज्यूमर यानी बोरेवर यानी कर्जदार के बीच में चल रहा है, जब तक वो उसका समाधान नहीं करते, तब तक ये कानूनी रूप से कब्जा नहीं ले सकते। ऐसा प्रावधान आरबीआई भी बनाया हुआ है। लेकिन ये सारे क्यों नहीं मानते हैं, इसका कारण है अधिकतर जो फाइनेंस और प्राइवेट कंपनियां हैं, एनबीएफसी और फाइनेंस कंपनियां, इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक, ये हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं की और उन नेताओं की छत्र छाया में ये बखूबी यहूदियों का सपोर्ट कर रहे हैं और आम आदमी को मार रहे हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई जिस पर कि अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन सरफेसी एक्ट के तहत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और एक दो नहीं, दर्जनों के हिसाब में पुलिस वाले पहुंचते हैं, डरा धमका करके। बैंकों में पोजीशन लेना होता है, उनके गुंडे रिकवरी वाले तुरंत प्रभाव से ताला लगा, जो पूर्णतः गैर कानूनी, क्योंकि उनको इसी चीज की कमीशन मिलती है। 10% से लेकर के 30% तक कमीशन होता है रिकवरी एजेंट का, जो सिर्फ और सिर्फ ताला मारने तक ही काम हो गया उनका, और अपना लेकर के 1 2 3 कोई मतलब नहीं उनका। अभी आपने देखा कि पिछला महीना मार्च जा चुका है, 31 मार्च 2025, 24-25 का फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग था।
और इस क्लोजिंग में बहुत सारे लोग नए एनपीए हुए हैं। नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स में बहुत सारे लोग आए। बहुतों ने किसी प्रकार से अपना सरवाइव करके पेनाल्टी पेनाल्टी या कोई एक किस्त भर के एनपीए से बचे। मुख्यतः इसमें 3 तरह के लोग मिले। जो कुछ लोग अपने अकाउंट को बचाने के लिए बैंकों को एक ईएमआई दे दिया ताकि हम एनपीए ना हो और अगले महीने में हम कुछ कर देंगे, एक आशा के साथ। कुछ ऐसे भी आए जिनका एनपीए होने के बावजूद भी उन्होंने पूर्ण रूपेण राशि तो नहीं भरी, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने पेनाल्टी वगैरह दे करके एक बार मामला ठंडा मिठा कर दिया। और कुछ ऐसे भी आए जिनके घर में खाने के भी नहीं है, उनके पास कोई चारा नहीं है, वो एनपीए में ही आए। तो ये 3 कैटेगरी के लोगों को राहत क्या है? कोई राहत नहीं, क्योंकि इनको तो आज भी मरना है, कल भी मरना है। मरना इसलिए बोल रहा हूं, आपको ये मारा जा रहा है, आपके ऊपर अत्यधिक बोझ रख करके घुटनशील जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के ये प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी कंपनियां हैं। और विडंबना देखिए कि जब कोई एनबीएफसी, प्राइवेट बैंक या इन नेताओं का फाइनेंस कंपनी जब डूबने लगती है, तो इन्हीं में से एक नेता सामने आता है और गुजारिश करने लगता है सरकार से कि सरकार इस पर ध्यान दे, ये बैंक डूब रहा है। लेकिन वो ये नहीं कहता कि इनमें जो जमा हुआ राशि है उनका भुगतान सरकार फटाफट करवा दे, और बैंकों की तरफ ध्यान देता है। अभी हाल में ही आज की बात बताएं तो मध्य प्रदेश में एक बैंक है, विदिशा सहकारी कोऑपरेटिव बैंक। वह बैंक डूबने की कागार पे आ, और सिंधिया परिवार ने बड़े धड़ल्ले से उसके लिए आवाज उठा दी। मैं पूछना चाहता हूं सिंधिया परिवार से कि आप एक बैंक के लिए जिस तरीके से आवाज उठा दी, आपके यहाँ, आपके आवाम में, आपकी जनता में ऐसे कितने लोग मरे? क्या उनके लिए कभी आपने आवाज उठाई? संभवतः नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आप एक मंडली मात्र, आप एक काउंटिंग नंबर है, कोई आप सरकार से टेस्ट थोड़ी, क्योंकि सरकार तो आपने बनाई नहीं, सरकार तो ईवीएम ने बनाई। और बैंक से उनको अच्छा मलाई मिलता है, सपोर्ट मिलता है। वो कैसे मिलता है आप और हम अच्छी तरह से बखूबी जाने। अब बात करते हैं आपको अगली सीढ़ी किस तरीके से चले। मान लीजिए मेरे दोस्तों, आपका अकाउंट किसी तरीके से एनपीए की कैटेगरी में चला, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, बिल्कुल भी। आप कानूनी रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपने करना क्या है? बैंकों की कमजोरी को पकड़ना है। और मेरा मानना है कि बैंक कोई भी हो, चाहे पब्लिक बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे फाइनेंस कंपनी हो, कोई भी हो, ये बड़ी बारीकी से गलतियां करती और आपकी आंखों में धूल झोंकने के बजाय मिर्ची का पाउडर झोंकती, ताकि आप आंख मसलते वहां से भागे। धूल डालेंगे तो क्या पता आप आंख खोल भी ले, लेकिन मिर्ची का पाउडर डाल करके ये करते हैं। और इनका सबसे बड़ा झोल 3 जगह आपको मिलेगा। वो 3 कागज आपने इकट्ठे रखने,
पहला झोल इनका मिलेगा आपका लोन सैंक्शन लेटर, जो आपको ऋण स्वीकृति पत्र मिलता है, पहला झोल वहीं से आपको मिल जाएगा अगर आप उसको बारीकी से स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा झोल इनका मिलेगा आपको ऋण एग्रीमेंट में। ध्यान रखें, ऋण एग्रीमेंट जो होता है यह हमारे देश की कानून व्यवस्था के तहत अनलीगल। क्यों अनलीगल है यह भी बताएंगे। समझौता हमेशा दो पक्षों में और दो व्यक्तियों के बीच में होता है। समझौता कभी किसी कुर्सी से नहीं होता, किसी पद से नहीं होता। समझौता हमेशा दो व्यक्तियों के बीच होता है। और जो हम ऋण समझौता पत्र पर सिग्नेचर करते हैं, 80% बैंकों में सिर्फ हमारे सिग्नेचर होते, एक पक्षीय सिग्नेचर होते, दूसरा पक्ष करता ही नहीं। 20% कुछ प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी हैं जो मौके पे मौजूद मैनेजर ही सिग्नेचर कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है। आप बाकायदा उसकी प्रति निकालें बैंकों से। बैंक तभी आपको देगा जब आप बैंक के पास जाएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ उनसे अपने डॉक्यूमेंट निकालने का काम करें। और तीसरा जो इनका सबसे बड़ा लो पॉइंट होता है वो होता है फर्जी डॉक्यूमेंट। बहुत सारे प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी फाइनेंस कंपनियां अपने टारगेट को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर्टी पे 3-3 बार लोन दे देती हैं। इन दस्तावेजों को आपको कलेक्ट करना। आखिर आप ये सोचिए कि बैंक की कार्रवाई हाथों हाथ हो जाती है और आपकी कार्रवाई क्यों नहीं, हमारी कार्रवाई क्यों नहीं। बहुत सारे लोगों ने पुलिस को भी इत्तला दी, बहुत सारे लोगों ने डीएम को भी इत्तला दी, बहुत सारे लोग कोर्टों में भी पहुंचे, आखिर सुनवाई क्यों नहीं। और बैंक एक ऐसा सिस्टम है जो पहुंचा 1-2 तारीख में आपको बुलाना भी उचित नहीं समझता, चाहे वो सीजीएम कोर्ट में पहुंच जाए, चाहे डीएम कोर्ट में पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, आपको नोटिस भी देना उचित नहीं समझती कोर्ट, और एक तरफा कुर्की का आदेश जारी कर देती। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा? नहीं, क्योंकि सरफेसी एक्ट के तहत जो तुगलकी फरमान है उसमें ये मैंडेटरी नहीं कि आप अपना पक्ष रखें। दूसरा, कोर्ट और कानून ये समझता है कि बैंकों ने सारे दस्तावेज प्रॉपर तरीके से करवा करके ही ऋण दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, जब कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करती है, बैंक रेहन करती है, गिरवी रखती है, तो उसके पहले उस अपने वकील के पास भेजती है। वो वकील उसका बकायदा लीगल बनाता है, चेन बनाए। कुछ बैंक 10 साल का लेती हैं रिकॉर्ड, पिछला निकालती हैं, कुछ बैंक जो है 15 साल का निकालती है, और कुछ बैंक 20 साल का निकालती है, और कुछ ऐसे हैं जो 3 साल के में ही काम कर देते। लेकिन इन सभी में एक कागज बहुत इंपॉर्टेंट और कंपलसरी होता है, उसको कहते हैं इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट। इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट यह बताता है कि इस प्रॉपर्टी पे कितनी बार खरीद बेच हुई, कहाँ गिरवी रखी गई, कितनी बार लिया गया, इस पे क्या कुछ किया गया, वो सारा डेटा बताता है।
और यह तहसीलदार कार्यालय से ही एप्लीकेशन लगा करके आपको मिलता है। अब जब बैंक एक से अधिक लोन देती है एक प्रॉपर्टी का, यानी एक प्रॉपर्टी पे एक से अधिक बैंक लोन देते हैं, तो सीधे सीधे इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ये नहीं लेते, क्योंकि इनको पता होता है कि अगर ये लेंगे तो उसमें ये चीज बोलेगा। और इन प्रकार अगर आप ये सारे कागज निकालने के लिए या निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए कि कोर्ट आपको भी सुनेगी। लेकिन विडंबना ये है कि लगभग मैं भी हजारों एडवोकेट से मिल लिया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आपने कर्ज लिया तो आप दीजिए। वो ये नहीं समझते कि भाई कर्ज तो लिया, हम मना तो नहीं कर रहे हैं लिया, लेकिन इस हद तक हमारा शोषण होगा ये तो नहीं समझा था ना। कर्ज तो हमने लिया था कि हम भी सपने देखे थे अंबानी बनने के लिए, ले लिया। तो ये छोटी छोटी जानकारियां जो है आपको एकत्रित करनी पड़ेगी, छोटे छोटे ये कागजात आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे। इसके बाद फिर आप अपनी कानूनी लड़ाई स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आपके पास कागज ही पूरे नहीं तो कहीं भी आप जाएंगे तो आपको शिकस्त ही मिलेगी। अगर आपके पास कागज हैं तो आप इनको बड़े आसानी से इन्हीं की माया जाल में इनको फंसा। हमने तकरीबन अब तक 100 से अधिक केसेस कोर्टों में लगा दी और जो बकायदा बखूबी चल रहे हैं। लेकिन मैं वही केस लगाता हूं जिनमें दस्तावेज कंप्लीट, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपसे बिजनेस करना नहीं। हम जो काम कर रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप हमारे साथ जुड़कर हमारी भुजाओं को मजबूत करें। और भुजाओं को मजबूत करने के लिए हमें जनबल की आवश्यकता है, धन बल की आवश्यकता नहीं। धन बल तो कोई भी इकट्ठा कर सकता है, और जब तक आप जागेंगे नहीं, जब तक आप इस तरीके से बैंकों का घेरने का काम नहीं करें, तब तक आप ऐसे ही शोषण का शिकार होते रहे। यह जरूरी नहीं कि आज आपने भोजन किया कल मिलेगा या नहीं, यह नहीं पता, लेकिन यह जरूर पता है कि अगर आपने कर्ज लिया और सावधानी नहीं रखी तो आपको अंडर प्रेशर होना सुनिश्चित है। आपको उबारने के लिए कोई नेता नहीं आएगा, आपको बचाने के लिए कोई सरकारें नहीं आए, आपको बचाने के लिए प्रशासन नहीं आए। प्रशासन आएगा तो सिर्फ आपको उजाड़ने के लिए आएगा, प्रशासन आएगा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आएगा। कानूनी तो क्या, इसको अनलीगल कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में करते हैं इसलिए कानूनी करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको कमर कसनी हो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनके पैसों का भुगतान कर दें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपके पास लड़ने के सिवा कुछ बचा नहीं है तो आपको इन सावधानियों को अपने दिल में रखना होगा और इसके तहत आपको अपनी कार्रवाई को
आगे बढ़ाना। आप चाहें तो हमारी टीम से आप हेल्प भी ले सकते हैं, मदद भी ले सकते हैं। और आप लोगों के लिए हमारी वेबसाइट भी बन के तैयार है। आप चाहें तो वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, www.kmjm.in पर आप जाएं, रीड करें, पढ़ें, समझें और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। लीगल कार्रवाई के लिए एडवोकेट का पैनल भी है, बट एडवोकेट पैनल पेड सर्विस होती है। इसमें संगठन का कोई मतलब नहीं है। आप अपना काम करवाएं और उसकी आप फीस। बेहतर होगा कि आप अपने नजदीक एरिया का कोई वकील पकड़े तो ज्यादा बेहतर। संगठन जो काम करता है वो संगठन के तरीके से करता है और पूरे हिंदुस्तान में कर रहा है। संगठन के वकील आपको महंगे जरूर लग सकते हैं, लेकिन रिजल्ट देते हैं। क्योंकि एक वकील अगर अपने नजदीक के जिले में है, गृह क्षेत्र में, तो एक दिन में 10 केस निकालेगा, 10 नहीं तो 5 तो निकालेगा। और अगर वही वकील हरियाणा का वकील यूपी जाएगा तो 2 दिन तो उसका आने जाने में ही लग जाएगा, फिर आगे कार्रवाई करेगा। तो इस हिसाब से आप स्वयं समझदार हैं कि उनके फीस ज्यादा हो सकती, आपको लगेगा, हालांकि ज्यादा नहीं लेकिन आपको लगेगा। तो मेरे दोस्तों, आप अपनी सावधानी रखें, अपने आप को सेफ रखें, अपनी प्रॉपर्टी बचाने का प्रयास करें। कुछ नहीं है, ये जो बख्तावर जी अलग अलग मुद्दे छोड़ देते हैं, हम आप उसे उलझे रहते हैं। कोई सरकारें, कोई प्रशासन आपकी मदद नहीं करता, अपितु आपका शोषण दोहन ही करता। इसलिए अगर आपके पास पैसे हैं तो दें और अपना पीछा छुड़ा लें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कानून का सहारा लें, संगठन से जुड़े। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही संगठन से जुड़े, बहुत सारी संगठन काम कर रही है, किसी भी संगठन से जुड़िए। आपका अपना हल होना चाहिए, मेरा यही उद्देश्य। और आपको एक और चीज बता दें, अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया है तो आप ये भूल ना करें कि मान लीजिए आपका 50,000 रुपए किस्त है और आपके पास रिकवरी वाले बार बार आ रहे हैं। आपने कहा जी मेरे पास 10,000 है, सॉरी, ये 10,000 लेके जाओ, आप बाकी फिर दे देंगे। इस तरीके से आप पैसे ना दें। अगर इस तरीके से आप पैसे देते हैं तो ये पैसे कहीं गिनती नहीं होते, ये आपके पैनल चार्जेस, चेक बाउंसिंग, इन तमाम दुनिया भर की चार्जेस में कटौती होती है और वही पैसे आपके ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का लाइव यही खत्म करते हैं। और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें आप, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो जरूर कर लें। आप हमसे संगठन से संपर्क करने के लिए 9468477951 पर मैसेज भी कर सकते हैं। यह नंबर सिस्टम से जनरेट है, इस पे कॉलिंग नहीं होती है, इस पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही आएगा आपका।
और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ही रिप्लाई। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं